गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक समझ में कम आए थे उनको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बनों के रासायनिक गुण। हाइड्रोकार्बन, जैसा आप जानते हैं बच्चों, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो भी रासायनिक यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन मैंने आपको पहले बताया था, इसकी संयोजकता 4 होती है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों का साझाई करते हैं। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं और ना ले सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बात बताई गई। पहला है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया या कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते जाइए। उसको अगर हम एयर में जलाते हैं तो हमेशा लाइट और हीट पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्केन कोई भी ले लें, जैसे एक कार्बन एटम की चेन है तो मैथ और सब में सिंगल बॉन्ड है तो मैथेन। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट प्लस हीट। हम चाहे तो इथेन भी ले सकते हैं। C2H6 ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड 2 CO2 प्लस 3H2O प्लस लाइट प्लस हीट। समझ में आया? कंबस्चन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब दहन किया जाएगा उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ साथ लाइट और हीट भी बनेगी। अब है संयोगात्मक अभिक्रिया, एडिशन। मैथमेटिक्स में एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यहां भी मतलब होता है जुड़ना। अब आप देखो, ये CH4 है, इसकी अगर हम संरचना खींचे तो कैसे होगी? इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए इसमें तो जुड़ने का कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? सैचुरेटेड। तो संयोगात्मक अभिक्रिया केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्या होती है यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथिलीन ये हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक 200 डिग्री टेम्परेचर ताप पर ये हाइड्रोजन यहां आकर जुड़ जाएगी। CH2 की जगह क्या हो जाएगा? CH3। कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो गई, एक बॉन्ड लग गया, 4 वैलेंसी इसकी हो गई। ऐसे ही यहां पर CH2 है, ये CH2 के साथ एक CH आ जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। क्या बनेगा? एथेन। ये एथेन क्या करता है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है बच्चों? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन के लिए HC लिख के दे रहा हूं, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की जो क्रिया है वो संयोगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगा। एसिटिलीन है तो पहले इथिलीन बनेगा, इथिलीन से इथेन बनेगा। इसका जो उपयोग है हाइड्रोजनीकरण के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में क्या होते हैं?
हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। इस हाइड्रोजन के जुड़ने को औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। औद्योगिकरण, औद्योगिक उपयोग क्या है इस हाइड्रोजनीकरण का? जितने भी आप बाजार से लेके आते हैं रथ, डालडा, जितने भी घी लेकर आते हैं वो सारे घी इसी हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे? अनसैचुरेटेड ऑयल है या असंतृप्त तेल, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। पैलेडियम कैटलिस्ट 200 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये क्या बनता है? संतृप्त तेल या वनस्पति घी। तो एडिशन रिएक्शन आपने समझ ली कि एडिशन रिएक्शन का प्रयोग औद्योगिक रूप से असंतृप्त तेल से संतृप्त तेल, जिसको वनस्पति घी भी कहते हैं, बनाने में काम में आता है। आगे आप देखेंगे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मान लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, तो ये हर तरफ से संतुष्ट है। इसमें हर हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? सिंगल बंध से जुड़ा है। यहां पर कोई प्रतिस्थापन संभव नहीं होगा। सॉरी, उल्टा हो गया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि ऐसे प्रतिस्थापन इसका संभव नहीं होगा। कैसे होगा कि यहां पर इस H को आप हटाओ तब दूसरे को आप लगा सकते हो। इस तरीके से प्रतिस्थापन इसका संभव हो पाएगा। आप ऐसे नहीं कि बाहर से कोई चीज लाई और इसमें ऐड कर दी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें नहीं हो पाएगी। कैसे होगा ये? यहां पे आप लिख सकते हैं संयोजन की गुंजाइश सिंगल बॉन्ड होने के कारण नहीं होगी। एक तत्व को हटाकर ही दूसरे को जोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे ये है मीथेन, आपको मालूम है CH4 इसका फार्मूला है। इस रूप में इसको लिख दिया। इसमें एक क्लोरीन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट के लिए हम न्यू दिखाते हैं इस अक्षर द्वारा, जिसको हम कहते हैं न्यू। ये क्लोरीन क्या करती है? एक H को हटा देती है और उसकी जगह खुद जुड़ जाती है और HCl यहां से अलग हो जाता है। ये क्लोरीन आगे शांत नहीं बैठती और सनलाइट की प्रेजेंस में दूसरे H को भी हटा देती है। इस तरीके से बच्चों, Cl और ये Cl और यहां फिर HCl बन जाता है। अभी भी इसे तसल्ली नहीं आती है और ये फिर सनलाइट की उपस्थिति में इस H को भी हटा देती है।
Cl Cl और Cl और H प्लस HCl। अब क्या करती है, अभी भी ये शांत नहीं बैठती है और फिर न्यू इसके साथ हटाकर क्या करती है, जो Cl 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 और चारों H को हटाकर ही शांत होती है। अब इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ये धीरे धीरे करके सभी को हटा देती है और क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इस तरीके से ये बना देती है। तो इसके नाम के लिए क्लोरोमीथेन भी इसका नाम लिख सकते हैं बेटा आप। इसको डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन लिखा जा सकता है। अब है ऑक्सीकरण अवक्रिया। ऑक्सीकरण अवक्रिया का मतलब हुआ ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग कैसे करते हैं, कोई भी एल्कोहल एल्कलाइन KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 के साथ या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ एक और जुड़ जाती है। इसका अगर फार्मूला हम देखें तो क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहां एक O और जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, CH3 COOH, ये एक H हट जाएगा और एक O इसकी जगह आ जाएगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये एसिटिक अम्ल। तो आपने देख लिया कि प्रतिस्थापन अवक्रियाएं कैसे होती हैं, ऑक्सीकरण अवक्रियाएं कैसे होती हैं और दहन अवक्रियाएं कैसी होती हैं और संयोगात्मक अवक्रियाएं कैसे होती हैं। आगे देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रमुख यौगिक। इसमें देखिए सबसे पहला आपके यहाँ यौगिक है इथेनॉल। इथेनॉल को हम C2H5OH से हम दिखाते हैं। एथ मतलब 2 कार्बन एटम और ई हटाकर ऑल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब मैंने इसका आपको नोमेनक्लेचर बताया था तब इसको बता दिया था। रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल हमेशा द्रव अवस्था में होता है और यह अच्छा विलायक है किसके लिए, कफ सिरप्स में, टॉनिक्स जो आते हैं हेल्थ के लिए, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए, ये प्रिविजेस के रूप में भी अर्थात पेय पदार्थों के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। इसका प्रयोग औद्योगिक विलायक के रूप में भी किया जाता है। इसका लिक्विड के रूप में इस्तेमाल रोकने के लिए इसको हम डीनेचर कर देते हैं, जिसमें एथ की जगह क्या होता है, मीथेनॉल हो जाता है, जिसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल यूज में हम करते हैं पॉलिश वगैरह करने के लिए। ये अब इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इथेनॉल C2H5OH सोडियम से रिएक्शन करके, सोडियम से जब रिएक्शन होगी तो ये OH हट जाएगा, सॉरी H हट जाएगा और OH आ जाएगा। ये देखिए ये H प्लस और ये Na नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा, H हट जाएगा यहां से H2O के रूप में और C2H5ONA प्लस वाटर अलग हो जाएगा इससे।
क्योंकि ये सोडियम आयन कहां से आ रहा है, NaOH से आएगा। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं हम, जैसे आपको एक एग्जाम्पल और बता दूं, CH3 CH2 CH2OH। Na आयन से क्या होगा, ये H आयन अलग हो जाएगा, ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, यहां ऐसे ही लिख दे रहा हूं, C3H7ONa प्लस H2O अलग हो जाएगा। अब है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का निकलना। कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी के अंदर। क्या होता है कि भाई जब हमें लूज मोशन हो जाते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, H2SO4, जो पानी की जरा जरा सी बूंद को भी बाहर निकाल लेता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ H2O का डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जल को हटाना। कैसे हटाएंगे, मुख्यतः H2SO4 को डिहाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं निर्जलीकारक। निर्जलीकारक एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए, कोई भी अल्कोहल ROH कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यहां से एक वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलेगा तो क्या निकलेगा, यहां से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकलेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे, C2H5OH concentrated H2SO4 माइनस H2O। अब देखिए, यहां से जब निकलेगा तो OH, ये H इससे ले जाएगा तो क्या बनेगा, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथैलीन। तो इस तरीके से आपका ये इथेनॉल जो मुख्य हाइड्रोकार्बन यौगिक है आपके सिलेबस में आपको बताया गया। आगे देखिए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये एस्टर है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से बनेगा। इथेनोइक एसिड 7 से 8% इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। सॉरी, मीथेनोइक एसिड। 7 से 8% मीथेनोइक एसिड जो है वो क्या कहलाता है, विनेगर। जब आप चाउमीन वगैरह, आजकल तो खैर लॉकडाउन लगा है इसलिए चाउमीन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्याज को डुबोकर खाने से या चाउमीन में हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम मेथेनोइक एसिड 7 से 8% विनेगर कहलाता है। पहली इसमें रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, कोई भी अल्कोहल और एसिड आपस में मिलकर एस्टर और पानी बनाते हैं, जैसे C2H5OH।
इसको पहले हम लिखते हैं, सी लिखने में थोड़ा आसान कर लेते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH। OH C2H5, इसको जब हम लिखते हैं तो इसका ये H आयन और इसका ये OH आयन आपस में मिलकर एक पानी निकल जाता है इसमें से, और क्या बनता है, CH3COOC2H5। क्या है ये, एथेनोइक एसिड या एस्टर है ये। एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये इथेनॉल था, इथेनॉल में हमने क्या जोड़ दिया, ये एथेनोइक एसिड जोड़ दिया, तो हमने ओइक एसिड इसमें जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं, अच्छी खुशबू आती है, इसलिए इनका प्रयोग कॉफी में या केक में या टॉफीज में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ये ये जो CH3 C2H5 NaOH के साथ, ये जो एस्टर बना था NaOH के साथ क्या बनाता है, CH3 COONA कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट बनाता है, प्लस इथाइल अल्कोहल बनता है C2H5OH। क्यों, क्योंकि जब ये टूटेगा तो कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, और Na यहां, ये माइनस और ये प्लस, तो OH यहां आके जुड़ जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट, इन्हीं को हम सोप कहते हैं, और इस क्रिया को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे मैं आपको इसी रिएक्शन से कंक्लूड बताऊंगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। देखिए, इसी को हम कह सकते हैं रिएक्शन विद बेस। इसी रिएक्शन को रिएक्शन विद बेस या सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, इसको आप लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे मेटल कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, CH3COOH। अगर हम इसकी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करें, कोई भी एसिड, तो क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव CH3COONA प्लस CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे CH3COOC2H5 ही क्यों ना हो, इसकी Na2CO3 से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस C2H5OH
प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से ये अल्कोहल भी बनाएगा, वाटर भी बनाएगा, लेकिन मुख्यतः क्या है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी मेटल कार्बोनेट के साथ। माइनस प्लस, आगे देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इसमें सबसे पहले ये 5 नंबर का सवाल जरूर आता है आपके यहाँ। इसको करने के लिए क्या करना है, इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत आपको लिखना है। पहला हेडिंग है व्हाट इज सोप। सोप क्या है, इसमें आप लिखेंगे सोप या साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम साल्ट हैं, के सोडियम लवण होते हैं। इनका साधारण फार्मूला RCOONA होता है। R जहां पर एल्काइल ग्रुप है, जनरली हम C15H37 इसको लेते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम यहां पर इसको स्ट्रक्चर बनाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। CH3 CH2 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 अप टू 15 कार्बन एटम तक इस तरीके से जाएं और यहाँ पर COONA इस तरीके से लिखें, तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम 15 कार्बन एटम इस तरीके से लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ये 15। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लगा लेते हैं। एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक ही 15। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 15 कार्बन एटम की ये चेन बना लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में जगह कम घेरे तो कम जिगजैग मोशन द्वारा दिखा लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। अब आपने ये देख लिया इसमें कि सोप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम साल्ट होता है। इसका जनरल फार्मूला RCOONA होता है। R को एल्काइल ग्रुप द्वारा दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया। नेचर क्या होता है इसका, अब ये देखिए, मैं इसको बना रहा हूं और नेचर से मतलब है कि इसका व्यवहार क्या होता है। इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला भी कहते हैं, इसको कंडेंस्ड फार्मूला भी कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक कंडेंस्ड फार्मूला हम बनाते हैं और थोड़ा अच्छे से बना लें। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक, और ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। हाइड्रो का मतलब यहां वाटर और फोबिक का मतलब हुआ यहां हेटिंग। यानी ये जो पार्ट है ये वाटर के पास जाके अट्रैक्ट होता है और ये पार्ट वाटर को नहीं चाहता, वाटर से दूर भागता है। अब होता क्या है कि पानी के अंदर इसका करैक्टर कैसा होता है। पानी के अंदर क्या होता है, ये पानी हम बना रहे हैं, इसके अंदर वो हिस्सा जो पानी से जिसकी दोस्ती ज्यादा है
वो इस तरीके से इसके अंदर रहते हैं। ये मैं बना रहा हूं, ये इस तरीके से, ये डिटर्जेंट्स के सोप के मॉलिक्यूल इस तरीके से, जो पानी में नहीं घुलने वाले, जो हिस्सा पानी से हेट कर रहा है वो पानी के ऊपर रहता है। अब क्या है कि इसमें मान लीजिए कुछ हमने सोप की मात्रा बढ़ा दी और मॉलिक्यूल डाल दिए सोप्स के, तो क्या होगा, पहले ही इसमें बहुत आकर्षण लग रहा था, अब इसमें और इसमें और आकर्षण, दोस्ती बढ़ जाएगी और ये इनको क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। अपनी ओर खींचने के बाद क्या होगा, आगे देखिए, ये इस तरीके से ये सोप जो है पानी में व्यवहार करता है। अब डर्ट क्या होती है, डर्ट क्या होता है, इस तरीके से किसी कपड़े पे ग्रीस या डर्ट लगी हुई है, तो डर्ट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ग्रीस या डर्ट में अधिकतम आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल क्या करता है, इन ग्रीस के कणों को या मिट्टी के कणों को आपस में पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। अगर ये जकड़े हुए नहीं रहता तो खाली पानी इस पे डालते वाटर इस तरीके से और ये साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ये साफ नहीं होता है। तो अब होता क्या है, एक्चुअली क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है या मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे ही हम इस कपड़े को जिस पे ये डर्ट लगी हुई है इसको हम पानी में डालते हैं, तो क्या होता है, इसके वो मॉलिक्यूल जो सोप के, मैंने आपको बताया था दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक प्लस और एक ये माइनस, ये हिस्सा पानी को चाह रहा है, ये हिस्सा पानी से दूर भाग रहा है, तो ये फटाफट वो जगह देखते हैं जहां पे ये जाके पानी ना मिले इन्हें। तो डर्ट में पानी तो रुक नहीं पाएगा, ना ग्रीस पे पानी रुक पाएगा, तो ये क्या करते हैं, फटाफट उस हिस्से को पूरी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। हर जगह जहां इन्हें जगह मिलेगी वहां इस तरीके से ये कवर कर लेंगे। जब ये इस तरीके से कवर कर लेंगे अपने आप को, ये देखिए कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां पर ये इसको कवर ना करें। तो जब ये इसको कवर कर लेंगे तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। झाग बन जाते हैं ये, या झाग का निर्माण। जब ये मिसल बन जाता है तो क्या करता है, ये डर्ट को इस पे रुकने नहीं देता और इसको खींचातानी मचाता है कि इस तरीके से, जैसे रबड़ बैंड, इसको किसी भी चीज को रबड़ से खींचा जाए तो ये रबड़ बैंड की तरह इसको खींचते हैं। जब ये रबड़ बैंड की तरह खींचते हैं तो क्या होता है, डर्ट कपड़े पर चिपकी नहीं रह पाती और आपका कपड़ा साफ हो जाता है बच्चों। तो आपको एक बार फिर से इसको रिवीजन कराए दे रहा हूं जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत है। सोप क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं। इनका साधारण फार्मूला RCOONA होता है, जहां R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, R क्या है, एल्काइल समूह है। ये एल्काइल समूह C15S57 ले सकते हैं CnS2n+2 के फार्मूले से। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से दिखाते हैं। इसका ये सिरा धनात्मक होता है और ये सिरा ऋणात्मक होता है। अगर हम फैला के दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा कर सकते हैं। अब इसकी नेचर क्या होता है, ये हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है,
यानी ये पानी को ज्यादा चाहने वाला होता है, पानी की पकड़ में आता है, और ये पानी की पकड़ में नहीं आता, इसको पानी पसंद ही नहीं है। अब जब पानी में सोप डाल देते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। जैसे ही इसमें सोप की मात्रा बढ़ती है, ये इनको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। डर्ट क्या होती है, डर्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। अगर ये डर्ट और ग्रीस एक दूसरे को पकड़े नहीं रहते तो साधारण पानी से भी साफ हो सकते थे। ये डर्ट और ग्रीस जैसे ही इस सोपी वाटर के संपर्क में आता है, क्या करता है, झाग बनाता है, और इस के जो हिस्सा है, ग्रीस है, उसको खींच के निकाल लेता है। आपने देखा होगा एरियल वॉशिंग पाउडर, एरियल वॉशिंग पाउडर में क्या दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, ऐसे करके ह्यूमन हैंड दिखाते हैं, ऐसे करके खींचते हुए दिखाते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं, ये इसी मिशेल फॉर्मेशन को दिखाते हैं कि इस तरीके से डर्ट जो है वो कपड़े से खींच के बाहर हो जाती है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को जो है समझ लिया हुआ। यहां पर एक सवाल और बनता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। सोप हर प्रकार के पानी के साथ काम में नहीं आते, सॉफ्ट वाटर के साथ काम में आते हैं। एज फॉर सोप, एज फॉर सॉफ्ट वाटर। जबकि ये सॉफ्ट वाटर प्लस हार्ड वाटर दोनों के साथ काम में आते हैं। नंबर 2, इनको यूज करना इको फ्रेंडली है, और इनको यूज करना इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन ज्यादा करता है, मोर वाटर पोल्यूशन। और इसमें क्या होता है, लो वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।